नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सॉल्यूशंस विद अश्विन सर। इस बार वीडियो आने में थोड़ा सा समय लग गया, लेकिन जिस तरह से हम दिल्ली सल्तनत की सीरीज़ को कवर कर रहे थे और उसी सीरीज़ में आज हम तुगलक वंश के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने खिलजियों के बारे में आपको बताया और बताया कि दिल्ली सल्तनत कैसे पावरफुल बनी, सुदृढ़ बनी, साउथ इंडिया तक उसका विस्तार हुआ। आज हम देखेंगे तुगलक वंश के एक लंबे टाइम पीरियड में 1320 से 1414 तक कि कैसे दिल्ली सल्तनत में वेलफेयर संबंधी कार्य भी हुए हैं और इसका जो दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य था वो पूरे साउथ इंडिया में फैला। तुगलक डायनेस्टी में हम तीन शासकों को देखते हैं, एक गयासुद्दीन तुगलक है, एक मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का वीडियो इस वीडियो के बाद आएगा। आज हम बात करेंगे गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक की। इनका बैकग्राउंड देखें तो मैंने आपको बताया था कि खिलजी वंश का अंतिम शासक, पिछले वीडियो में याद होगा, मुबारक शाह खिलजी था। इसकी हत्या खुसरो मलिक नाम के एक हिंदुस्तानी मुस्लिम ने की और खुसरो मलिक को गद्दी से हटाकर गाजी मलिक, जो कि नॉर्थ वेस्ट प्रांत का एक गवर्नर था, गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है। और गयासुद्दीन तुगलक पहला ऐसा सुल्तान था दिल्ली का जो गाजी का टाइटल लेता है गद्दी पर बैठने पर। याद रखिएगा, मुबारक शाह के समय ये नॉर्थ वेस्ट सीमा प्रांत का गवर्नर तो था ही, इसी दौरान इसने मंगोलों को कई बार हराया था, कई सफल अभियान किए थे मंगोलों के अगेंस्ट। शासक बनते ही इसके दो पर्पस दिखते हैं। पहला, किसानों की स्थिति में सुधार करना, जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे बहुत गिर गई थी, और कृषि योग्य भूमि में वृद्धि करना, फर्टिलाइज लैंड को बढ़ाना ज़्यादा से ज़्यादा। याद रखिएगा, ये पहले सुल्तान थे जो दिल्ली सल्तनत के बाहर दक्षिण भारत के सदर्न स्टेट्स को डायरेक्टली कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, प्रत्यक्ष नीति अपनाते हैं वहाँ के लिए। अब तक केवल दक्षिण भारत में राजस्व वसूलने की ही सिर्फ इच्छा रखी जाती थी, उनको जीत लिया जाता था, लेकिन उन पर डायरेक्ट रूल नहीं किया जाता था। ये गयासुद्दीन तुगलक नई परंपरा स्टार्ट करते हैं और इसी क्रम में ये 1323 में अपने पुत्र उलूग खां, जिनका नाम जौना खां या मोहम्मद बिन तुगलक था, को दक्षिण भारत में भेजते हैं। और दक्षिण भारत में सबसे पहले जौना खां जीतते हैं जाके किसको? वारंगल को, जहाँ पर काकतीय वंश था। और धीरे धीरे दक्षिण भारत, लगभग पूरा दक्षिण भारत, जिसमें मदुरा, वारंगल और तेलंगाना शामिल था, दिल्ली सल्तनत में शामिल हो जाता है। ठीक, कुछ और फैक्ट्स देख लीजिए, कुछ स्टेप्स भी लेते हैं ये गयासुद्दीन तुगलक। जैसे खुद मुकद्दम चौधरी, जो कि मीडिएटर्स थे, उनके अधिकारी उनको लौटा देते हैं जो अलाउद्दीन खिलजी ने छीन लिए थे। ऋणों की वसूली को भी ये बंद कर देते हैं। भू राजस्व की दर को आधे से घटाकर 1/3 कर देते हैं, 1/3 कर देते हैं। कठोर नीति के बदले ये एक उदार नीति अपनाते हैं और बर्नी इस नीति को रज़्मे मियान कहता है। ये एग्ज़ाम में 1-2 बार पूछ चुका है। बर्नी से काफ़ी जानकारी मिलती है तुगलक डायनेस्टी के बारे में। डाक व्यवस्था पर भी जोर देते हैं, ये भी क्वेश्चन में पूछा है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इनके बारे में, ये इरिगेशन प्रोजेक्ट्स दिल्ली में शुरू करवाते हैं, खासतौर पे सिंचाई परियोजनाएं। और इसके लिए ये पहले सुल्तान थे जो दिल्ली में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण करवाते हैं। हालांकि बाद में फिरोज शाह तुगलक ने तो दिल्ली में काफ़ी नहरें बनवाई। निज़ामुद्दीन औलिया सूफ़ी संत के बारे में आपने सुना होगा। निज़ामुद्दीन औलिया से इनके संबंध अच्छे नहीं थे। निज़ामुद्दीन औलिया ने इनके बारे में कहा भी था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। इनका अंतिम जो सैन्य अभियान था वो बंगाल के विरुद्ध था, जब बलबन का पुत्र बुगरा खां विद्रोह करता है। 2 और फैक्ट पूछता है एग्जाम में इनके बारे में। इन्होंने तुगलकाबाद शहर की स्थापना करवाई। तुगलकाबाद में आज दिल्ली के एक से एक 5 स्टार होटल्स हैं, अगर आप कभी दिल्ली जाएं तो आप देखेंगे वहाँ। और तुगलकाबाद का किला भी इन्होंने बनवाया था। तो तुगलक से तुगलकाबाद आपको याद रहेगा। 1325 में इनकी मृत्यु होती है। इसको लेकर काफ़ी विवाद है। कई इतिहासकार कहते हैं कि जब दक्षिण भारत के अभियान के बाद तुगलकाबाद के समीप ही मोहम्मद बिन तुगलक वापस आ रहे थे, तो इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक के स्वागत के लिए एक लकड़ी का महल बनवाया था और उसी लकड़ी के महल में दबकर गयासुद्दीन तुगलक की डेथ हो गई। लेकिन आधुनिक जो शोध हुए हैं
आधुनिक जो रिसर्च हुआ है मॉडर्न, उससे ये प्रूफ होता है कि ये षड्यंत्र नहीं था। तो ज़रूरी नहीं था कि इनकी हत्या ही की गई हो। खैर, अब मोहम्मद बिन तुगलक का युग शुरू होता है। इन्हें जौना खां के नाम से भी जाना जाता है या उलूग खां के नाम से। 26 साल का अच्छा खासा लंबा टर्म पीरियड है इनका। विलक्षण प्रतिभा की थे, काफ़ी डाइवर्सिटी थी इनके व्यक्तित्व में। क्यों? क्योंकि दर्शन, गणित, चिकित्सा, विज्ञान, तर्कशास्त्र, खगोल शास्त्र सभी के प्रकांड ज्ञाता थे। इसी वजह से कई इतिहासकार इनको बुद्धिमान मूर्ख भी कहते हैं। दरअसल बुद्धिमान मूर्ख कहने की एक वजह और भी है। इनके 5 एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो भी मैं डिस्कस करूंगा। पहले ज़रा इनके लिए कुछ फैक्ट्स देखते हैं। जैसे कि 1333 में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता इनके समय दिल्ली आता है। मोरक्को से आया था ये इब्न बतूता, गाना भी सुना होगा आपने। इन्हें दिल्ली का काजी बनाया जाता है इब्न बतूता को। और यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा इब्न बतूता के बारे में कि इनकी बुक है रहला, जिससे दिल्ली सल्तनत के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। अरबी भाषा में लिखी गई है। और 1342 में इनको राजदूत बनाकर यानी एम्बेसडर बनाकर चीन भेजा जाता है तोगन तिमूर के दरबार में। तो इब्न बतूता के बारे में इतनी जानकारी पर्याप्त है। इब्न बतूता ही बताता है अपनी बुक रहला में कि तुगलक साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा था और कश्मीर व बलूचिस्तान को छोड़कर लगभग पूरा भारत तुगलक डायनेस्टी के अंडर में था। ये सभी जानकारी हमको रहला से मिलती है, रहला नाम की पुस्तक से मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा मोहम्मद बिन तुगलक के 5 एम्बिशियस प्रोजेक्ट देखते हैं। दोआब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा चलाना, खुरासान अभियान और कराचल। इसके सोर्स क्या हैं? मैंने तो सतीश चंद्रा को पढ़ा है, मॉडर्न राइटर हैं जो हमारे हिस्ट्री के। मिडिवल पे इन्होंने काफ़ी अच्छी किताबें लिखी हैं। सतीश चंद्रा की 2 बुक्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। बर्नी भी काफ़ी जानकारी देता है इसके बारे में, और इसामी। तो एक एक करके ज़रा इन प्रयोगों को हम समझ लेते हैं। सबसे पहला प्रयोग इन्होंने किया राजधानी परिवर्तन, जो साम्राज्य के शुरुआती दिनों में ही किया, 1327 ईस्वी में अपने शासनकाल के। रीज़न इसके दिए इन्होंने, इतिहासकार कहते हैं, एक तो देवगिरी जो था महाराष्ट्र के पास, ये साम्राज्य के बिल्कुल बीचों बीच था। आपको मैप से समझ में आ रहा होगा। दक्षिण भारत के राज्यों को देवगिरी के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता था। और दूसरा, सुल्तान जो था वो देवगिरी से भली भांति परिचित था। यह नगर पहले से ही महान नगरों में से एक था। हालांकि सुल्तान के सलाहकारों ने उज्जैन भी एक ऑप्शन दिया था राजधानी बनाने का, लेकिन सुल्तान ने देवगिरी को चुना। तो उसके 2 रीज़न ये देता है। और सुल्तान ने बाकायदा दिल्ली से देवगिरी जाने के लिए राजधानी परिवर्तन का आदेश जारी भी किया था और अपने कई सूफी मौलाओं उलेमाओं को ये आदेश दिया, उनके लिए व्यवस्था भी करवाई थी। लेकिन ये योजना कालांतर में फेल्ड हो गई। उसका रीज़न क्या था? एक तो प्रैक्टिकल रीज़न ये था कि जून की गर्मी और मई की गर्मी में इन्होंने ये प्लान एग्जीक्यूट किया। उस समय ये दिल्ली से देवगिरी गए। देवगिरी हालांकि मुस्लिम कल्चर में रंग ढंग चुका था, परंतु यहाँ जाकर खुद सुल्तान को दिल्ली की याद सताने लगी। देन उसी समय जब ये देवगिरी पहुँचे तो माबार में विद्रोह हुआ और बीदर में भी प्लेग फैल गया और मोहम्मद बिन तुगलक भी इससे काफ़ी इफेक्ट हो गया। और जब मोहम्मद बिन तुगलक के बीमार होने की या मरने की खबर दिल्ली पहुंची तो दक्षिण भारत, दिल्ली और दक्षिण भारत दोनों जगह कई विद्रोह भड़के। खास तौर पर दक्षिण भारत के कई राज्य हाथ से निकल गए। तो देवगिरी जाने का उद्देश्य क्या था? दक्षिण भारत के राज्यों पर नज़र रखना। तो जब दक्षिण भारत के राज्य हाथ से निकल ही गए तो वापस दिल्ली जाना ही इसने उचित समझा और दिल्ली लौट जाने का आदेश इसने कई लोगों को दिया। इसके बाद ये प्रयोग करते हैं सांकेतिक मुद्राओं का 1329-30 में, इसके जस्ट थोड़े दिन बाद। हालांकि इतिहासकारों ने इसकी काफ़ी आलोचना की है और इस योजना का, ये जो टोकन करेंसी इसने चलाई, इसकी महत्व को नहीं समझा है। मैं आपको इसके 2 पर्पस बताता हूँ। पहला पर्पस था कि एक बहुत बड़ी विशाल सेना इसने रखी थी और लगातार अभियानों पर यह जाता था। तो ज़रूरत इस बात की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो शाही खजाना हो वो भरा रहे। तो इसका एग्जीक्यूशन कैसे किया गया? इसने क्या किया, तांबे और पीतल के सिक्के जारी किए जो विनिमय या व्यापार की दृष्टि से चांदी और सोने के मूल्य के सिक्कों के बराबर थे। योजना बहुत अच्छी थी,
बट कार्यान्वयन यानी एग्जीक्यूशन गलत हो गया। एक्चुअली में इसका प्लान ये था कि तांबा और पीतल का जो भार है सिक्के का वो सोने चांदी के सिक्कों के बराबर होगा। और इसके पहले चीन में मंगोल शासक कुबलई खां कागज़ की मुद्रा चला चुका था। फारस के शासक गैताखू भी ऐसा कर चुका था। तो ऑब्वियस है ये भी काफ़ी इंस्पायर्ड था, इसने भी ऐसा ही किया। बट यहाँ पर इसकी योजना विफल हो गई। रीज़न क्या था भाई? एक तो सुल्तान नए सिक्कों की नकल की जालसाजी रोकने में असफल रहा। कहते हैं हर हिंदू का घर टकसाल बन गया, मुद्रा का छापा खाना, हर कोई उसकी नकल करने लगा। मतलब उस मुद्रा का जो बनाने का तरीका था बहुत ही घटिया था, इसलिए कोई भी आराम से उसकी नकल कर सकता था। देन आम लोग सांकेतिक सिक्के जो चलाए गए असली और जो नकली सिक्के छापे जा रहे थे उसके एवज में उनके बीच में भेद नहीं कर पाए। मतलब लोगों को समझ में नहीं आया कि असली मुद्रा कौन सी है, नकली कौन सी है। इसका रिजल्ट क्या पड़ा? एक तो सुल्तान की छवि पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया, सुल्तान की छवि धूमिल हुई, वाणिज्य व्यापार को भी नुकसान हुआ और राजकोष पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। खाली हो गया खजाना कहते हैं, क्योंकि इसको रोकने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने फिर दोबारा चांदी और सोने के सिक्के बांटे थे। बट याद रखिएगा, अगर ये योजना सफल हो जाती तो व्यापार और वाणिज्य को काफ़ी लाभ मिलता। खैर, इसके बाद इन्होंने खुरासान अभियान की तैयारी की और इसके लिए लगभग 3,70,000 की सेना तैयार कर ली। रीज़न क्या था कि मोहम्मद बिन तुगलक और मंगोल शासक तरमा शरीम और मिस्र के सुल्तान के बीच में एक गठबंधन बना था जिसको त्रिमैत्री संगठन कहते हैं। और इनका प्लान था कि खुरासान पर ये अटैक करेंगे, यानी मध्य एशिया पे। बट हुआ ये कि तरमा शरीन कालांतर में जाकर गद्दी से हटा दिया गया, तो ये प्रोग्राम भी फेल हो गया और ये संगठन टूट गया। और 3 लाख की सेना को जो इसने अग्रिम वेतन 1 साल दे के रखा था, अब वो कंटिन्यू तो दे नहीं सकता था एडवांस, इसलिए सेना को भी बाद में निष्कासित कर दिया गया। तो ये जो खुरासान अभियान था कभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, ये भाई साहब अटैक ही नहीं कर पाए मिडिल एशिया में। इसके बाद तुरंत ये 1333 में कराचिल अभियान की भी तैयारी करते हैं, जो हिमाचल के कुल्लू कांगड़ा क्षेत्र में पड़ता है। हालांकि ये अभियान कुछ हद तक सफल था, क्योंकि बाद में यहाँ के शासक ने मोहम्मद बिन तुगलक ने संधि की थी और इसका आधिपत्य भी लिया था, इसके अंडर आया था। लेकिन पहले देख लेते हैं विफल क्यों हुआ। बर्नी इसकी गलत व्याख्या करते हैं। बर्नी कहते हैं कि ये इसलिए किया गया क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का इरादा चीन और मंगोल तक पहुंचना था, ऐसा नहीं है। दरअसल दिल्ली के जो सेना के सिपाही थे वो कुल्लू कांगड़ा की पहाड़ी में ही गायब हो गए, पता ही नहीं चला ये कहाँ चले गए। लगभग 10,000 की सेना गायब हो गई और लौटते समय जो सिपाही बचे उनको यहाँ के शासकों ने हरा दिया। तो फाइनली ये अभियान पूरी तरह सफल नहीं हुआ। बट बाद में जाकर जैसा मैंने बताया कि कुछ समय पश्चात यहाँ का शासक मान गया था। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू कांगड़ा क्षेत्र था, काफ़ी दर्रों से घिरा हुआ। शासन के अंतिम दिनों में ये अपना 5वां एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, गंगा या यमुना दोआब में कर वृद्धि। अब इसका भी रीज़न था। दरअसल दोआब जो था वो सल्तनत का सर्वाधिक उपजाऊ इलाका था, आज भी है गंगा यमुना दोआब का इलाका, आपने देखा होगा। इसने क्या किया, यहाँ उपज का 50% लगान के रूप में तय कर दिया। यानी अब आपको लगान वसूलना है, जो लगान हम लेंगे वो 50% लेंगे। लेकिन देखिए इसकी किस्मत कितनी ख़राब थी, जिस वर्ष इस योजना को लागू किया गया उसी समय गंगा यमुना दोआब में अकाल फैल गया, कुछ समय बाद यहाँ प्लेग फैल गया। हालांकि इसको ठीक करने के लिए कई स्टेप्स इसने लिए, जैसे कृषि विभाग की स्थापना की, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लाया, दीवान अमीर को ही अक्सर एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा। देन अकाल राहत संहिता भी लेकर ये एक आया। इसने एक पूरी अकाल राहत नियमावली तैयार की कि जिन जिन लोग को अकाल की वजह से बर्बाद हुए हैं उनको कंपनसेशन देगा। एक कृषि ऋण भी इसने चालू किया जिसको सोनधार कहते हैं, तकावी ऋण भी इसको कहा जाता है। लेकिन ये योजना भी विफल ही मानी जाती है। इसके फलस्वरूप कई विद्रोह भी हुए हैं। यहाँ 2 बातें याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक की पहली असफल योजना राजधानी परिवर्तन थी और 5वीं थी दोआब में कर वृद्धि, जो मैंने अभी आपको बताया। अब इनके समय के कुछ विद्रोह देख लीजिए। कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे कुल 34 विद्रोह हुए, जिनमें से 27 तो केवल दक्षिण भारत में हुए। हमें इतनी लंबी सूची नहीं देखना है, 3 विद्रोह याद रखिएगा। दक्षिण भारत में बहाउद्दीन गुरशस्प का विद्रोह
जो इसके कजिन थे। देन मुल्तान में बहराम किशलू का विद्रोह, ये पूछता है एग्जाम में, और बंगाल में गयासुद्दीन का विद्रोह। याद रखिएगा, बंगाल जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे पूर्णतः आज़ाद हो गया था। इसी समय, इसी के टाइम पे 1336 में ही विजयनगर एम्पायर भी आता है। कृष्णदेव राय के बारे में मैं जिक्र करूंगा, यहाँ के महानतम शासक। तुंगभद्रा नदी के किनारे हरिहर और बुक्का प्रथम नाम के दो भाई विजयनगर एम्पायर की स्थापना करते हैं। मतलब पूरा का पूरा दक्षिण भारत जो गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पे शामिल हुआ था, इसके टाइम पर आज़ाद हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। कुछ और फैक्ट्स भी देख लीजिए जाते जाते। मोहम्मद बिन तुगलक ने मिस्र के अब्बासी खलीफा से स्वीकृति ली थी, लेकिन राजनीति और धर्म को हमेशा अलग अलग रखा, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने रखा। मतलब पॉलिटिक्स और रिलीजन अलग अलग रहेंगे। अमीर वर्ग में कई जातियों के लोग थे इसके दरबार में, जैसे कि मंगोल भी थे, विदेशी भी थे और हिंदू भी थे। याद रखिएगा, अपने दरबार में नियुक्ति का आधार इसने भी अलाउद्दीन खिलजी की तरह योग्यता को ही रखा, यानी कि कैपेबिलिटी। शेख निज़ामुद्दीन चिरागी दिल्ली बहुत फेमस सूफी संत रहे हैं, इसके विरोधियों में रहे हैं, इसके आलोचक रहे हैं। ये यूपीपीएससी में एक दो बार पूछा है। याद रखिएगा, जैन विद्वान जिन प्रभु सूरी और राजशेखर का इसने सम्मान किया था और काफ़ी उपहार भी उनको दिए थे। ये पहला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जो होली और अन्य हिंदू त्योहारों में भाग लेता था। इसामी नाम के बाद के इतिहासकार हैं जो ऐसा बताते हैं। 1337 में इसके बारे में एक फैक्ट और मिलता है। जब इसने नागरकोट पर आक्रमण किया था, उसको जीता, तो इसने किसी मंदिर को नष्ट नहीं किया था, उल्टा वहाँ पर जितने भी शासक थे उनको सम्मानित किया था, उपहार दिए थे। बंगाल मैंने बता ही दिया पूर्ण स्वतंत्र हो गया था। 1351 में इनकी मृत्यु हो जाती है। सिंध में थट्टा के पास जब ये एक विद्रोह को दबाते हैं, उसी समय तो ये दिल्ली लौट ही नहीं पाते हैं। मतलब ये जब दक्षिण भारत गए तो सिंध से लौटते हुए इनकी डेथ हो गई। एक बात और, चीन, ईरान, इराक, ख्वारिज्म में इन्होंने अपने राजदूत भेजे, जिससे दिल्ली सल्तनत का न केवल विदेशों में प्रसार हुआ, बट साथ साथ कल्चरल और सांस्कृतिक डेवलपमेंट भी हुआ। तो मोहम्मद बिन तुगलक को हम पूर्णतः विफल शासक के रूप में ना देखें। हाँ, ये कह सकते हैं कि अपने समय से पहले इसने जन्म लिया, थोड़ा सा झक्की ज़रूर था, अपने आसपास के लोगों से राय ज़रूर नहीं लेता था, लेकिन फिर भी एक विद्वान तो था ही। तो थैंक यू सो मच। आपको ज़रूर मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा नंबर यहाँ ब्लिंक हो रहा होगा, आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा और अपने सजेशन भी दीजिएगा। धन्यवाद।